नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022। यानी कि तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं उन सब को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम आपको पहले बता देते हैं डिटेल में। 5 सिद्धांत यहाँ पर एनसीएफ 2005 के द्वारा दिए गए थे। पहला दिया गया था कि बच्चों को ज्ञान जो दिया जाए वो स्कूल के बाहरी जीवन से उसको जोड़ा जाए, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो रटन प्रणाली को यहाँ से हटाया जाए, यानी कि जो रट्टा मारना है वो बंद किया जाए बिल्कुल। तीसरे पॉइंट की बात करें तो बच्चों की पाठचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो, बल्कि उनका जो विकास है चहुमुखी विकास हो सके। अगले पॉइंट की बात करें तो विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हमें शिक्षा वहाँ पर देनी चाहिए, जैसे कि खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो विद्यार्थी है उसको आस्थावान बनाया जाए, इसके लिए उसको वहाँ पर तैयार किया जाए। और जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बच्चों, वो दिया गया था यहाँ पर बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। तो बिना बोझ की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जानी चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एनसीएफ 2005 के। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो ये जो है किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि करके सीखने पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो अभी हमने आपको बताया लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है लर्निंग विथ बर्डन, तो विथ यहाँ पर गलत है, विदाउट यहाँ पर सही होगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होगा वो बच्चों होगा मातृभाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सभी को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो क्या प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो समावेशी शिक्षा द्वारा यहाँ पर ये प्रावधान किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी आपकी कक्षा है, वहाँ पर कोई दृष्टिबाधित बालक है या फिर किसी प्रकार से वो विकार से ग्रसित है, तो उसको अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों के साथ में हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। यही समावेशी शिक्षा की यहाँ पर जो है भावना को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहला पॉइंट दिया है कि खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरा पॉइंट दिया है कि सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया। तो वीडियो अनुकरण पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया गया है प्रदर्शन, फिर दिया है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव है ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर त्रिभाषा जो फार्मूला है इसको स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू भाषा में जो है घरेलू भाषा काम में ली जानी चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है राष्ट्रभाषा यहाँ पर काम में नहीं ली जाती है, बल्कि मातृभाषा काम में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं है पूछा है तो यही हमारा नहीं है, गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो किसे दिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने चारों दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में जो है सुधार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो बताइएगा कि किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की यहाँ पर जो है बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, क्या है? मालिक है, सुविधा प्रदाता है, नेता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालिक तो है नहीं, नेता भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, सुविधा प्रदाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? तो पहला ऑप्शन है कि गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो तर्क शक्ति है इसका विकास होता है जो गणित शिक्षा है उसके माध्यम से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बालकों की स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध किससे है? तो अभी हमने आपको डिटेल में बताया था पहले, एनसीएफ 2005 में ये जो है बात बोली गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है। तो क्या शामिल है ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी, ये यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब बात करेंगे बच्चों एनईपी 2020 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और इसका जो डिटेल वीडियो है वो हम प्रोवाइड आपको करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको बता देते हैं एनईपी 2020 के बारे में, कि जो पहली आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी। कब आई थी बच्चों? 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। किसने की थी? दौलत सिंह कोठारी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसकी? पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। अब बात करते हैं दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। ये आई थी आपकी बच्चों कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में आई थी
राजीव गांधी जी के समय ये जो है यहाँ पर लाई गई थी और इसमें 2 बार संशोधन भी हुआ है। कब कब हुआ है ये आपसे पूछा जाता है। तो एक हुआ था 1992 में और एक आपका हुआ था 2014 में। ठीक है, 1992 में हुआ था एक और एक हुआ था 2014 में, यानी कि 2 बार इसमें जो है संशोधन हुआ है, जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। अब बात करते हैं तीसरी जो आपकी लॉन्च हुई है, वो है NEP 2020। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आई है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और इसको लागू कब किया गया ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो लागू किया गया था 29 जुलाई। कब किया गया था? 29 जुलाई सन 2020 को। ये डेट आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब से लागू हुई? 29 जुलाई 2020 से लागू होती है। और किसके जो है अध्यक्षता में ये लागू की गई थी, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कस्तूरी रंगन समिति जो थी, कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात यहाँ पर कही गई है? तो ये कही गई है 5+3+3+4 के रूप में। ठीक है, यानी कि पहले 5 साल में बच्चा, जो पहले 3 साल होंगे वो करेगा पढ़ाई आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में, और जो बचे 2 साल उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास में। अगले जो 3 होंगे इसमें आप 3, 4, 5 इसमें पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट 3 होंगे इसमें 6, 7, 8 में पढ़ेगा बच्चा। और जो अगले साल जो होंगे 4 ये साल, इसमें बच्चा जाएगा 9th में, 10th में, 11th में और 12th में। तो इस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये बात कही गई है कक्षा 5 तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं, इनको गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है बच्चों वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारात्मक, प्रयोगात्मक या फिर समप्रत्यय समझ। तो ये होना चाहिए कैसा? व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे NCF 2022 के बारे में। NCF 2022 का जो डिटेल वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप इसको डिटेल में कवर कर सकते हैं। और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो भी हम एक बार आपको करा चुके हैं और आज यहाँ पर हम फिर से इसको रिपीट कराने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो NCF 2022 जो है बच्चों, इसको धर्मेंद्र प्रधान जो कि आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके द्वारा 20 अक्टूबर कब किया गया था? 20 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए ये जो है यहाँ पर लागू की गई थी। इसमें जो है बताया गया था कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको बिना किताब के आपको अध्ययन कराना है, यानी कि खेल खेल में शिक्षा प्रोवाइड करानी है। और यहीं पर जो है बाल वाटिका का भी शुभारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाल वाटिका का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्हीं के द्वारा बाल वाटिका का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि NCF 2022 जो है
ये किसके आधार पर इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है NEP 2020 के आधार पर। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गए पॉइंट ये। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि NCF 2022 के अनुसार बाल विकास की मुख्य कुंजी क्या है? तो मुख्य कुंजी क्या है? ये है खेल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर किताबों का प्रयोग नहीं करना है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ये बात यहाँ पर बोली गई है NCF 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन NCF 2022 के संबंध में सही है? तो सही कथन आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है कि NCF 2022 का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र और देर से सीखने को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि खेल खेल में शिक्षा हमें प्रोवाइड करानी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2022 के अनुसार कौन सा पंचकोश नहीं है? तो यहाँ पर पंचकोश मतलब कि 5 कोश के बारे में भी बताया गया है। कौन सा इनमें से नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अन्नमय कोश होता है, बिल्कुल सही है। प्राणमय कोश भी सही है। मनोमय कोश भी है, यहाँ पर सही दिया गया है। दुखमय कोश नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पर आनंदमय कोश होता है। कौन सा होता है? आनंदमय कोश होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परख का फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। और एक बार हम इसको जो है कवर करा चुके हैं, तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। परख का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइएगा आप लोग, सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं ये। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शंस में से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बताइएगा। तो इसका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइएगा बच्चों, निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ECE का फुल फॉर्म क्या है? ECE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। NCF 2022 के अनुसार किस आयु के बच्चों को बिना पुस्तक के पढ़ाया जाएगा? तो बताइएगा। तो ये बात कही गई है छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के लिए इनको जो है खेल खेल में शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NCF 2022 के अनुसार पंचकोश में ज्ञान की कितनी परतें बताई गई हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्ञान की कितनी परतें बताई गई हैं? तो 5 परतें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2022 को किस शिक्षा नीति के आधार पर बनाया गया है? तो अभी हमने बताया NEP 2020 के आधार पर इसको जो है बनाया गया है। आगे देखते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि NCF 2005, NEP 2020 और NCF 2022 से लिए गए थे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा है, सब कुछ उनको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं
और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।